नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शहनामा और आपके साथ मैं हूं अजीत। लखनऊ में आयकर अधिकारी निरंजन कुमार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने निरंजन को 2 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा है, जिसके बाद सीबीआई की टीम पर आयकर कर्मियों ने हमला कर दिया और सीबीआई की टीम के साथ मारपीट भी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां आयकर अधिकारी निरंजन कुमार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने निरंजन को 2 लाख रुपयों की घूस लेते हुए पकड़ा, जिसके बाद सीबीआई की टीम पर आयकर कर्मियों ने हमला कर दिया और सीबीआई की टीम के साथ मारपीट की गई। और अब दूसरी खबर, सऊदी अरब में हुई गाजीपुर के रामधीन की मौत के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। परिजनों की मांग पर शव का दोबारा पोस्टमार्टम जब हुआ, इसमें कई बड़े खुलासे हुए। रिपोर्ट में सामने आया कि रामधीन के शरीर से लीवर, किडनी, हार्ट और स्प्लीन सभी गायब हैं। आपको बताएं, समाजसेवी की काफी कोशिशों के बाद बीएचयू में 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था। मई 2014 में सऊदी अरब में रामधीन की मौत हुई थी और वहीं उसका पहला पोस्टमार्टम भी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि उसने खुदकुशी की थी, लेकिन परिजन ये मानने को तैयार नहीं थे और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ये काफी चौंकाने वाली है। आप देख रहे हैं जी संगम की एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, किस तरीके से परिजनों में, गांव वालों में इस बात को लेकर आक्रोश है, नाराजगी है। सऊदी अरब में रामधीन की मौत हुई थी, गाजीपुर का रहने वाला रामधीन, और जब दोबारा इसका पोस्टमार्टम किया गया परिजनों के अनुरोध करने के बाद, तो इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और शव से रामधीन के शरीर से लीवर, किडनी, हार्ट और स्प्लीन सभी गायब मिले हैं। देखिए, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अंत परीक्षण किया है, उसकी रिपोर्ट मेरे सामने है। इसमें कई चीजें गायब हैं, जैसे यकृत गायब है, किडनी गायब है और हार्ट गायब है। ये चीजें पूरी तौर पर गायब हैं। गाजीपुर के हरसपुर पाही का रहने वाला रामधीन राजभर, ये सऊदी अरब में एक ड्राइवर के तौर पर नौकरी करने गया था। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक 30 अप्रैल 2014 की रात उसने अपने परिवार को फोन कर जान का खतरा बताया था। उसके बाद कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली और कुछ दिनों बाद खबर आई कि रामधीन ने खुदकुशी कर ली है। परिजनों ने लाख कोशिश की, लेकिन शव लाने में नाकाम थे और बाद में समाजसेवियों के दखल के बाद बीते 24 फरवरी को उसका शव भारत पहुंचा। परिजनों ने रामधीन की हत्या होने का दावा करते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी और सत्याग्रह पर बैठ गए थे, जिसके बाद समाजसेवियों की कोशिशों के चलते बीएचयू के डॉक्टर्स की टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया, जिसमें ये खुलासा हुआ है। मऊ के थाना कोतवाली इलाके में शीतला मंदिर के पोखरे में मछलियों के मरने से हड़कंप मच गया है। संदिग्ध हालात में करीब 5 क्विंटल मछलियां यहां मरी हुई पाई गई हैं। पुलिस मौके पर है और जांच जारी है। पानी गिर गया क्या? तो ये बड़ी खबर इस वक्त मऊ के थाना कोतवाली इलाके में शीतला मंदिर के पोखरे में मछलियों के मरने से हड़कंप मचा हुआ है। संदिग्ध हालात में करीब 5 क्विंटल मछलियां यहां मरी हुई मिली हैं। पुलिस अब मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। ये शीतला मंदिर है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मऊ का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर मछलियाँ मर गई हैं। गर्मी वजह से गंदगी, यहाँ सफाई वफाई नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से मछलियाँ मर गई हैं। और उधर भी मछलियाँ पड़ी हैं, इधर भी देखिए, उधर भी, अंदर भी कई मछलियाँ पड़ी हुई हैं। ये गर्मी की वजह से या फिर ये गंदगी, देखिए गंदगी वजह से हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सोनभद्र के अनपरा में 500 मेगावाट क्षमता वाली पहली इकाई का लोकार्पण किया है। दरअसल बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए अनपरा में डी तृतीय परियोजना के तहत 1000 मेगावाट की इकाइयां लगाई गई हैं, जिसमें 500 मेगावाट की दूसरी इकाई से 30 जून को बिजली का उत्पादन शुरू होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने 120 मेगावाट क्षमता वाली हरदुआगंज थर्मल पावर की यूनिट का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख सचिव ऊर्जा और यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, स्वास्थ्य और सड़क हमारी प्राथमिकता है। सरकार का दावा है कि साल 2016 तक इन इकाइयों से ग्रामीण इलाकों को 16 घंटे बिजली, जबकि शहरी इलाकों को 22 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति करवाई जाएगी। सरकार की माने तो इस परियोजना से सरकार बिजली आपूर्ति का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होगी। ये परियोजना करीब 7,027 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। अनपरा परियोजना राज्य की अहम बिजली परियोजनाओं में से एक है। से आप लोगों का मनोरंजन करने वाले हमारे भाई
जैसे जैसे खुशहाली बढ़ेगी, तरक्की होगी, वैसे वैसे बिजली की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारी जो सरकार है कोशिश कर रही है और उसमें हम लोग कामयाब होंगे। जो बात कही है कि 16 घंटे बिजली उपलब्ध गाँव में करा देंगे और शहरों में 22 से 24, उसको पूरा करने का काम समाजवादी लोग इस सरकार में होने का काम होगा। और पीसीएस पेपर लीक मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। वाजपेयी ने मांग की है कि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सेक्रेटरी समेत एग्जाम कंट्रोलर को बर्खास्त किया जाए। पर्चा जब कक्ष में जाने के लिए किसी एक सेंटर पर खुल रहा है, उस वक्त ऐसा कौन सा पर्चा बाहर आ गया, सर्कुलेट हो गया, सौदा क्या उसी सेंटर पर था 5 लाख में बिकने वाला? इसलिए बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाने का नाटक है और बाद में इनको बचाने की कार्रवाई भी यही सरकार करेगी और यही तंत्र करेगा। मेरी ये मांग है कि आयोग के चेयरमैन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और सेक्रेटरी तीनों को बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए और उसके बाद इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पेपर लीक मामले को यूपी के कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यादव ने कहा कि जांच से पहले किसी को दोषी बनाए जाने की बात सही नहीं है। उपरांत जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिना जांच किए अगर कोई कार्रवाई होती है तो हमारे मूलाधिकार का हनन होगा, हमारा फंडामेंटल उससे प्रभावित होता है। इसलिए जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यूपी में पीसीएस परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हंगामा शांत नहीं हो पा रहा है और इधर प्रदेश में एक परीक्षा और सवालों के घेरे में है। अब सवाल सीपीएमटी परीक्षा 2013 पर खड़े हुए हैं। दरअसल कैग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 400 अपात्र छात्रों को यह परीक्षा दिलवाई गई। रिपोर्ट में राज्य सरकार से इस मामले की जांच की सिफारिश की गई है। साथ ही खुलासा हुआ है कि परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जुटाए गए धन का भी मनमाना इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा फंडों का लेखा जोखा देने में भी राज्य सरकार की तरफ से असहयोग की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में अखिलेश सरकार की लैपटॉप योजना में भी धांधली की बात सामने आई है और यह नहीं, बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन की योजनाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीपीएमटी एग्जाम जो कंडक्ट होता है उस प्रक्रिया का इन्वेस्टिगेशन कराएं। क्या खामियां हो सकती हैं? जैसे हम लोगों ने एक जगह देखा कि करीब 400 से ज्यादा इनएलिजिबल बच्चे जो कि पात्र नहीं थे एग्जाम देने के, उन्होंने एग्जाम दिया। इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जितने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए और जो इनके पास पैसे आते हैं उनका जो अकाउंटिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कुछ जगह तो इन्होंने रिकॉर्ड्स ही नहीं दिए, इसलिए हम खामियां बहुत ढूंढ नहीं पाए। इसीलिए हमने रेकमेंड किया सरकार को कि आप जो है इसका इन्वेस्टिगेशन कराएं। रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट महंगा होने पर कांग्रेस का विरोध जारी है और इसी के तहत आज इलाहाबाद के रामबाग स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर अपना विरोध जताया है। नाराज कांग्रेसियों ने ट्रेन को आधे घंटे तक रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से जल्द ही बढ़े हुए दामों को कम करने की मांग की। कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों से अच्छे दिन लाने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी 1 अप्रैल को रेल यात्रियों का अप्रैल फूल बना रहे हैं। आपको बताएं, कल यानी 1 अप्रैल से रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म का टिकट 10 रुपए होने जा रहा है। 1 अप्रैल से मोदी सरकार देश की जनता को अच्छे दिन के नाम पर अप्रैल फूल बनाने जा रही है और प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए के बजाय अब 10 रुपए का होने जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने इलाहाबाद की स्टेशन पर चौरी चौरा एक्सप्रेस लगभग आधे घंटे तक रोक करके अपने विरोध को दर्ज कराया और मोदी सरकार और रेल मंत्री को चेतावनी दिया, यदि प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का जो उन्होंने किया अगर इसको तत्काल वापस नहीं लिया जाता है तो देश के प्रत्येक ट्रेन को देश भर के कांग्रेसी जाम कर देंगे। कानपुर देहात के कोतवाली चौराहे पर एनएसयूआई छात्राओं ने यूपी पीसीएस परीक्षा लीक मामले में विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने यूपी लोक सेवा आयोग का पुतला फूंका। छात्र छात्राओं ने
प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे युवा वर्ग का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभी हाल ही में पुलिस भर्ती में धांधली हुई और अब पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द हो गई है, जिससे छात्रों में काफी आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने जो धांधली करवाई है, पीसीएस की परीक्षा जो हो रही थी प्राइमरी, उसको लेकर लीक किया, लखनऊ में लीक कराया। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती घोटाला हुआ, आज उत्तर प्रदेश का छात्र बहुत आक्रोशित है, वो अखिलेश सरकार के खिलाफ। उसका भविष्य खतरे में बढ़ता जा रहा है, अंधकार में डूब गया है। कोई भी परीक्षा प्रणाली हो रही है उस पर दलालों का कब्जा है और हमारा कहना है इन दलालों को प्रदेश सरकार से बाहर निकालो। खबर कानपुर से है। यहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जहां चाहें बेखौफ होकर लूट की वारदात को ये अंजाम दे सकते हैं। मामला शिव कटरा की दुर्गा हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां रहने वाली अभिलाषा चौधरी के घर में देर रात आधा दर्जन बदमाशों ने लूट के इरादे से धावा बोल दिया और बताया जा रहा है कि लुटेरों ने घर वालों को पहले बंधक बनाया और उनके विरोध करने पर उनके साथ जमकर मारपीट की। और यही नहीं, सभी को बाथरूम में बंद कर दिया और 1 लाख नकद के साथ साथ 3 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि जिस घर में चोरी हुई है वहां 17 अप्रैल को शादी होने वाली थी। यह आशंका जताई जा रही है कि इसकी भनक चोरों को लग गई थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं हैरान करने वाली बात यह भी है कि घटनास्थल से 100 कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है, इसके बावजूद इस लूट को अंजाम दिया गया। चित्रकूट में कुख्यात डकैत ददुआ की पुलिस को सूचना देने वाले मुखबिर धर्मेंद्र पांडे और हरिश्चंद्र पटेल की हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। यह बताया जा रहा है कि हनुआ जंगल में डकैतों ने धर्मेंद्र पांडे और उनके साथी हरिश्चंद्र पटेल की 3 दिन पहले हत्या कर शव को जला दिया था। इस खबर से मृतक के परिजन सख्ते में हैं। परिजन पुलिस से मृतकों के शवों को उन्हें सौंपे जाने की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक धर्मेंद्र और हरिश्चंद्र पिछले 8 सालों से एसटीएफ के लिए काम कर रहे थे। दोनों मुखबिरों ने खूंखार डकैत ददुआ के मारे जाने और दस्यू ठोकिया के भाई दस्यू दीपक की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी। फिलहाल पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें धर्मेंद्र पांडे और इनके साथी हरिश्चंद्र पटेल, उनके बारे में बताया गया उनका अपहरण किया गया है। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत है, विवेचना की जा रही है। ये लोग अभी यहाँ थाने इस पर कार्यालय में आए हैं, इनसे वार्ता हुई है, विस्तृत वार्ता हुई है। कानपुर देहात में भी बेमौसम बारिश जान की आफत बनकर बरसी है। यहां फसल बर्बाद होने से सदमे से एक ही दिन में 2 किसानों को हार्ट अटैक पड़ गया और दोनों ने दम तोड़ दिया। मामले की खबर लगते ही प्रशासन की टीमें पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने का भरोसा दिया। दरअसल भोगनीपुर के गुरगवा गांव के रहने वाले शिवनाथ सचान की 6 बीघे की फसल बारिश से बर्बाद हो गई थी। उस पर कर्ज का बोझ भी था, जिससे परेशान किसान को सोमवार को दिल का दौरा पड़ा और उसकी जान चली गई। वहीं प्रशासन इस बात से बेखबर नहीं रहा। मामला मीडिया में उठने के बाद तहसीलदार को किसान के घर भेजा गया। वहीं दूसरे किसानों ने अब अपनी बर्बाद फसलों को खेतों से हटाने में वो जुटे हुए हैं। शादी में थोड़ा दिक्कतें आई तो बैंक से लोन भी लिया था क्रेडिट कार्ड का, उससे तो फसलें थोड़ी बर्बाद हो चुकी पानी आने की वजह से जो है, तो कोई सी चक्कर में बस तबीयत बिगड़ी उनकी, सीने में दर्द हुआ, इसी उसमें वो जो है चले गए। इनके घर वालों से पूछताछ की गई थी कि घर वालों ने बताया कि गुड़गांव में खेती देखने गए थे, उनके सीने में अचानक दर्द होने लगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें पुखराया अस्पताल ले जाया गया। पुखराया अस्पताल पहुंचने पर वहां के डॉक्टर ने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। शासन से जो भी सहायता अनुमन होगी उनको दिलाया जाएगा। और बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं, लखनऊ में आयकर अधिकारी निरंजन कुमार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने निरंजन को 2 लाख रुपयों की घूस लेते हुए पकड़ा, लेकिन इसके बाद सीबीआई की टीम पर आयकर कर्मियों ने ही हमला कर दिया और सीबीआई की टीम के साथ मारपीट की गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, आयकर अधिकारी निरंजन कुमार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश,
अब क्या स्थिति है वहां पर? आयकर कर्मी वर्सेज सीबीआई की टीम, किस तरह की मारपीट हुई, क्यों हुई, क्या ये बदले की भावना के तहत काम किया गया? देखिए, इन सब चीजों की तो पड़ताल चल रही है, लेकिन जिन कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की उनके खिलाफ भी थोड़ी देर में मामला दर्ज कर लिया जाएगा। और वहाँ मौके पर पुलिस की भी टीम वहाँ पहुंच गई थी, जिसके बाद निरंजन कुमार को वहाँ से अरेस्ट करके सीबीआई की टीम अपनी कस्टडी में ले गई है। अब आगे उनसे उस संबंध में जो मामला जिसके संदर्भ में रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है, उस संबंध में आगे पूछताछ होगी और जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी और जोशी समेत 20 लोगों को नोटिस दिया है। हाजी महबूब की विशेष याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने आडवाणी समेत 20 लोगों को नोटिस जारी किया है। महबूब ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें बाबरी केस के 21 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उनका नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया गया था। लिहाजा कोर्ट ने अब 20 लोगों को नोटिस भेजा है। साथ ही सीबीआई को भी देरी से याचिका दाखिल करने के चलते नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने 1 साल बाद याचिका दाखिल की थी। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से दोबारा हलफनामा देने के लिए वक्त मांगा है। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी पक्षों को अपना जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। हाजी महबूब ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और ये अंदेशा जताया था कि राजनाथ सिंह इस समय केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनके नियंत्रण में सीबीआई है। ऐसे में सीबीआई प्रभावी तरीके से अपना पक्ष नहीं रख सकेगी। हाजी महबूब बाबरी विध्वंस मामले में गवाह हैं। नहीं तो भाई सवाल ही होता है, जब एक वो अपना एक अच्छा लीडर समझते हैं, आडवाणी जी को अपना सुप्रीम मानते हैं, तो हो सकता है राजनाथ जी ने हक को खत्म करने के लिए नाइंसाफी के रास्ते पे चले और हो सकता है उस केस को दबा दिया जाए और उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए कि पड़ी रहे और कुछ नहीं। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं वो। लेकिन हम लोग, खुदा चाहेगा ये जो इल्जामात उनके पास आयद नहीं है, सही है, वो सही रहेगा। अयोध्या बाबरी मामले में मुद्दई हाशिम अंसारी ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेताओं को सीबीआई मुल्जिम नहीं मानती थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया है। सीबीआई वाले उनको मुल्जिम नहीं मानते थे, बल्कि अदालत के साथ खिलवाड़ करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है, काबिले मुबारकबाद है। वो अदालतें जो आज इंसाफ की तरफ जा रही है। मुल्क की तरक्की रुकी हुई थी, फिरका परस्ती बामे उरूज पर था और आज का फैसला माना जाएगा और हम अदालत को मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरीके से अगर अदालतों में इंसाफ होता रहा तो मुल्क तरक्की करेगा। बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान 1 महीने और बढ़ा दिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इसकी मंजूरी दे दी है। सदस्यता अभियान पर अभियान के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा है कि न केवल सदस्य बनाने भर से बात नहीं बनेगी, जो सदस्य बने हैं उनके साथ काम भी करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बीजेपी सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाएगी। वहीं जनता परिवार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जनता परिवार महज एक धोखा भर है। दिनेश शर्मा से बात किए हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। बीजेपी ने अपने सदस्य अभियान को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस समय हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, जो इस अभियान के प्रभारी हैं। दिनेश शर्मा जी, क्या माना जाए कि उत्साह बहुत ज्यादा है बीजेपी में, इस वजह से आपने 1 महीना और बढ़ाया गया है ताकि और भी ज्यादा जो लोग हैं वो जुड़ सकें बीजेपी से? ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को जिस प्रकार का एक उत्साहपूर्वक समर्थन मिला है, उसकी कल्पना करके ही प्रसन्नता होती है। और पूरे तमाम राज्यों में जिस तेजी से आज भी सदस्यता चल रही है, जो सदस्यता का निर्धारित तिथि थी उसके आज अंतिम दिन भी तेजी के साथ जो सदस्यता चल रही है, तो तमाम राज्य इकाइयों ने विभिन्न कारणों से, जहां उपचुनाव थे या कुछ और कारण थे, ये अनुरोध किया था कि सदस्यता महाअभियान को 1 महीने के लिए
और बढ़ाना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं को उत्साह को देखते हुए हम लोगों ने अनुरोध किया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है। इस वर्ष को हम लोग सदस्यता पर्व के रूप में मना रहे हैं 2015 को, और जो लोग सदस्यता में शामिल हो रहे हैं, जो प्राथमिक सदस्य, उनमें से 100 प्राथमिक सदस्य जो होंगे बनाने वाला, वो ही एक्टिव मेंबर हो सकता है, और एक्टिव मेंबर ही चुनाव लड़ सकता है संगठन के। इसके बाद हम लोग घर घर परिचय पत्र प्राथमिक सदस्यों का पहुंचाने का काम, जनसंपर्क महाअभियान, और उसके बाद में प्रशिक्षण शिविर निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं के लगाने की योजना है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सरकार नेतृत्व में चलने वाली सरकार के कार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के चुस्त दुरुस्त संगठनात्मक क्षमता, उसका सुपरिणाम है। सकारात्मक ढंग से हमारा सदस्यता महाअभियान तेजी से बढ़ा है। आपने ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया और तमाम आपके कार्यकर्ता जुटे रहे। आपको उम्मीद नहीं थी कि इतने सदस्य आपसे जुड़ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये जो सदस्य हैं जितने आपके बने हैं, ये वोट में तब्दील हो पाएंगे, या आपको और कुछ ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इन लोगों को और समझाने के लिए? नहीं, देखिए, संगठनात्मक व्यवस्था में केवल सदस्य बनना ही वो पर्याप्त नहीं होता। सदस्य बनने के बाद उस सदस्य का मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है। मैंने आपको यही बोला कि हम उनका जनसंपर्क महाअभियान चलाएंगे, उनको कार्यक्रमों को देंगे, उनका हम प्रशिक्षण करेंगे कि हम पार्टी विद द डिफरेंस कैसे हैं। सोशल मीडिया को एक बार बीजेपी फिर से अपना हथियार बनाएगी, और जो दिनेश शर्मा जी हैं, जो सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सोशल मीडिया की वजह से ही जो सदस्यता अभियान था उसको बहुत ज्यादा उसको बल मिला, और 1 महीने का जो समय बढ़ाया गया है, बीजेपी की कोशिश है कि जो लोग रह गए सदस्यता अभियान जुड़ने से वो कम जुड़ सकें। दिल्ली से कैमरामैन सुनील के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया।